नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है दस्त रोग, और जबकि हमारा विषय है गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज का हम टॉपिक देखते हैं। तो लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर अपना नाम, फिर क्रमांक यानी रोल नंबर। विषय हो जाएगा यहाँ पर गृह विज्ञान। प्रकरण यानी कि जिस टॉपिक पर हमारा लेसन प्लान बनाया गया है वह है दस्त, और किस क्लास के लिए है तो 10th क्लास के लिए। कितने समय तक पढ़ाना है वो चीज़ लिखेंगे, किस घंटे में पढ़ाना है वो लिखेंगे, डेट क्या है और सत्र कौन सा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और 5वां नंबर हो जाएगा छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। असमान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम 5 पॉइंट लिखेंगे, जिसमें कि पहला है छात्र दस्त रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र दस्त रोग के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र दस्त रोग के कारण एवं लक्षण तथा रोकथाम के उपायों को जान सकेंगे। चौथा नंबर यहाँ पर है छात्र दस्त रोग से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और 5वां नंबर है छात्रों में दस्त रोग विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो हैं दस्त रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि थोड़ी बहुत जानकारी उनको बहुत पहले से है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र, अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जो कि 2 कॉलम यहाँ पर बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न जो है अधिक से अधिक आप 5 रख सकते हैं और कम से कम 3 रख सकते हैं, और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, उसके उत्तर में हमारा टॉपिक जरूर आना चाहिए। तो पहला प्रश्न छात्र अध्यापिका करती हैं कि पृथ्वी पर कौन निवास करता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है जीव जंतु और मानव। अब उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि मानव जीवित रहने के लिए क्या ग्रहण करता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है यहाँ पर भोजन, पानी आदि चीजें। अब तीसरा प्रश्न है इसी से कि भोजन कैसा ग्रहण करना चाहिए। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है ताजा एवं स्वच्छ भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब चौथा प्रश्न है कि ताजा व स्वच्छ भोजन को बिना ढके रखा जाता है तो क्या होता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि भोजन जो है वह दूषित हो जाता है। 5वां प्रश्न है कि दूषित भोजन व पानी ग्रहण करने से, लेने से या पीने से कौन सा रोग हो जाता है। तो छात्र यहाँ पर उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर निकल कर आ गया। जैसे कि दूषित भोजन या पानी का हम सेवन करते हैं तो दस्त रोग, हैजा आदि का हम शिकार होते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में दस्त रोग, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग दस्त रोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगले पेज में हम आएंगे, जो कि हम 4 कॉलम यहाँ पर बनाते हैं। ये प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु यानी कि टॉपिक से संबंधित हमारा पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का व्याख्या यानी कि छात्र अध्यापिका या अध्यापक द्वारा जो क्लास में दिया जाएगा उस चीज़ को हम लिखेंगे दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, वो किस प्रकार उत्तर देंगे उस चीज़ को लिखेंगे। और चौथा कॉलम में हम श्यामपट्ट कार्य यानी कि पढ़ाने के दौरान जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड यूज करते हैं उस चीज़ को वहाँ पर जो लिखते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले जानेंगे दस्त के बारे में। तो दस्त जो है एक छूत का रोग है, जो कि जल्दी से एक दूसरे में फैलता है। यह जीवाणु और बैक्टीरिया के आंतों में प्रभाव के कारण होता है। दस्त में बालक पतला पानी जैसा लसीदार ढीला दुर्गंध युक्त मल का त्याग करता है तथा मल का रंग जो होता है वह हरा होता है। बालक बार बार मल त्याग करता है। ऐसी स्थिति में जब दस्त उसको होता है तो वह बार बार मल का त्याग करता है। सही समय पर रोकथाम ना करने पर यह गंभीर रूप धारण कर लेता है। मल के साथ शरीर से पानी का भी निष्कासन हो जाता है, जिसके कारण सोडियम और पोटेशियम पानी में घुलनशील खनिज लवण भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अब जो यहाँ पर बताया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि दस्त रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है आंतों को प्रभावित करता है। छात्र क्रियाशीलन में यहाँ पर देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि दस्त जो है इसका जीवाणु जो है वो आंतों को प्रभावित करता है। व्यक्ति या बालक जो होता है वह पतला पानी जैसा लसेदार दुर्गंध युक्त व ढीला मल का त्याग करता है। मल का रंग हरा होता है। मल त्याग के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति या बालक जो भी होता है वह बार बार मल का त्याग करता है, जिसके कारण शरीर में निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ऐसे स्थिति में ORS का घोल देना जरूरी होता है। दूसरा है हमारा शिक्षण बिंदु, दस्त फैलने के स्रोत क्या है। तो यह जो है वह छूत का रोग है। रोगी के जूठे पानी व भोजन लेने से दूसरे व्यक्ति को भी यह रोग हो जाता है। अगर रोगी व्यक्ति का जूठा पानी या भोजन को वह व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है लेता है तो वह भी इस रोग से संक्रमित हो सकता है। इसके साथ ही दस्त फैलने के अनेक स्रोत हैं, जैसे कि दूषित पानी और भोजन, गंदगी व अस्वच्छ वातावरण, एलर्जी। कई बार बालकों को किसी खाने की वस्तु से एलर्जी होता है, जिसके फलस्वरूप उन्हें अतिसार यानी दस्त हो जाता है। पेट में कीड़े, बालकों के पेट में कृमि होने से भी वह अतिसार से ग्रस्त हो जाता है यानी कि दस्त से ग्रस्त हो जाता है। आंतों में विषाणु और बैक्टीरिया का प्रवेश, ये भी दस्त फैलने के सारे स्रोत हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि दस्त फैलने का मुख्य स्रोत क्या है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है दूषित जल एवं भोजन तथा अस्वच्छ वातावरण दस्त फैलने के मुख्य स्रोत हैं। श्यामपट्ट कार्य में देख सकेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दस्त फैलने का स्रोत। तो यहाँ पर जो है दस्त फैलने के स्रोत है, तो वही चीज हो जाएगा यहाँ पर दूषित पानी एवं भोजन, गंदगियाँ, एलर्जी, पेट में कीड़े, आंतों में विषाणु और बैक्टीरिया का प्रवेश। अब हम अगले पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा, जो कि हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है दस्त के लक्षण। तो इसमें पहला नंबर हो जाएगा बार बार मल का त्याग करना, लसेदार व पतला तथा दुर्गंध युक्त मल का त्याग करना, जीभ सूखना,
पानी की शरीर में कमी होना यानी कि निर्जलीकरण की संभावना बढ़ जाना, कमजोरी व बेहोश होना, हाथ पैर ठंडे होना, त्वचा ढीली होना, आंखें अंदर धंसना, पेट में दर्द होना, कभी कभी वमन होना और मल जो है पतला चावल के पानी सा आना। तो ये सभी दस्त के लक्षण हैं। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि दस्त रोग के 2 लक्षण बताएं। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है कि बार बार मलों का त्यागना और जीभ सूखना, ये दस्त के मुख्य 2 लक्षण हैं। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कि छात्र जो है श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपने कॉपी में लिखेंगे और यहाँ पर श्यामपट्ट काल में हो जाएगा कि दस्त के जो लक्षण है इसमें वही चीज़ हम देखेंगे, बार बार मलों का त्याग करना, पतला तथा दुर्गंधयुक्त मल का त्याग करना, पानी की शरीर में कमी होना, जीभ सूखना आदि ये सभी लक्षण हैं। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे कि दस्त रोग से बचाव और देखभाल के क्या उपाय हैं। पहला नंबर है यहाँ पर हमारा कि स्वच्छता के नियम का पालन करना चाहिए। आसपास का जो वातावरण पर्यावरण है वह साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। साफ व स्वच्छ बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु हमेशा ढक कर रखना चाहिए। बालक या व्यक्ति को जिसे दस्त हुआ है उसे पूर्ण आराम देना चाहिए। पानी या दूध जो भी है उसको अच्छी तरह उबाल कर देना चाहिए। पानी की कमी से बचाने के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS का घोल पिलाना चाहिए। दस्त को थोड़ा रुकने पर फटे दूध का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी, संतरे का रस रोगी को देना चाहिए यहाँ पर। अब उसके बाद जो यहाँ पर बताया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि दस्त रोगी व्यक्ति को किस चीज का पानी देना चाहिए। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है फटे दूध का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी, संतरे का रस आदि। श्यामपट्ट काल में देखेंगे ORS का घोल जो है उसमें क्या होता है कि 1 लीटर उबालकर ठंडा किया पानी लेना चाहिए, 3 ग्राम नमक, 25 ग्राम चीनी, 1 या 4 नींबू का रस। तो इससे ORS का घोल बनता है। अब हम अगले पेज में आएंगे जो कि यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के बाद समाप्त होने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है यानी कि उनसे प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न का उत्तर छात्र क्लास में ही देंगे। पहला प्रश्न है कि दस्त रोग क्या है। दूसरा, दस्त रोग फैलने के स्रोत कौन कौन से हैं। तीसरा, दस्त रोग के लक्षण क्या हैं। चौथा, दस्त रोग से कैसे बचा जा सकता है। और पांचवा है कि दस्त रोगी का देखभाल कैसे किया जा सकता है। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा कि दस्त जो है एक छूत का रोग है जो जीवाणु व बैक्टीरिया के आंतों में प्रभाव के कारण होता है। दस्त में व्यक्ति जो होता है पतला पानी जैसा लसेदार, ढीला, दुर्गंधयुक्त तथा बार बार मलों का त्याग करता है। दस्त रोग का मुख्य कारण दूषित पानी और भोजन तथा अन्य गंदगियां से यह होता है, इसका मुख्य कारण है। दस्त रोगी व्यक्ति को ORS का घोल जरूर देना चाहिए। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य दिया जाता है यानी कि प्रश्न दिया जाता है। तो 2 प्रश्न दे सकते हैं। पहला है कि दस्त रोग के बारे में लिखें और दूसरा, दस्त रोग के लक्षण, बचाव व देखभाल के उपाय बताएं। तो जो हमारा लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना था यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।